लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि परासरण क्या होता है, परासरण के बारे में हमने पढ़ा था कि जब किसी विलाय के अणु का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए या उनके पारगमन जो मूवमेंट होता है या जो विसरण होता है उनको हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। उसके परासरण को हम एक थीसिल की डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा समझा था। उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। 3 प्रकार के सॉल्यूशन हमने देखे थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और तीसरा हमने देखा था हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेल शेप की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके बराबर होती है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो सॉल्यूशन होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सेल शेप की अपेक्षा कम होती है। और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेल शेप की अपेक्षा अधिक होती है। उसके बाद हमने चर्चा की थी परासरण के प्रकार पर। परासरण के 2 प्रकार होते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरा था एंडो पहला प्रकार था एक्सो ऑस्मोसिस, दूसरा था एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, बाह्य परासरण और अंत परासरण। बाह्य परासरण में क्या होता है, जब किसी हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो सेल होती है उसके सेल शेप के अणु का सेल अंदर जो विलायक होता है उनका अणु का मूवमेंट क्या हो जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है और सेल क्या हो जाती है, पिचक जाती है। जैसे अंगूर को जब हम सुगर सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। दूसरा एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, जब सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, किस में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, क्यों, तो क्या होता है, जो विलायक के अणु होते हैं उनका मूवमेंट कहाँ होता है, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो विलायक के अणु ज़्यादा होंगे, अगर विलायक के अणु ज़्यादा होंगे तो उनका मूवमेंट कहाँ होगा, सेल के अंदर की तरफ। तो जैसे बीजू का फूलना, एक किस प्रकार की क्रिया है, एंडोऑस्मोसिस प्रकार की। अब हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब पर हम बात करने से पहले हम देखते हैं कि माना कि ये कोई बीकर है और ये कोई सेल है। बीकर में हमने क्या रखा है, एक प्रकार का सॉल्यूशन रखा है और ये सेल है। सेल में क्या होता है, सेल शेप। तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसको मान सकते हैं। अब क्या होगा, परासरण की क्रिया होगी। परासरण की क्रिया होगी तो यहाँ पे जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसको पार करते हुए विलायक के अणु कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर जो सेल के अंदर एक प्रकार का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। क्या होता है, हाइड्रो वो क्या करेगा, इसके जो विलायक के जो अणु का जो मूवमेंट होगा उसको रोकेगा। क्या करेगा, रोकेगा, उसके विसरण को क्या करेगा, रोकेगा। तो इसको क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण द्वारा जब परासरण की क्रिया होती है, क्या होती है, जब परासरण की क्रिया होती है तो
प्राशन की क्रिया के दौरान एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पर साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। साम्यावस्था के दौरान क्या होता है, जो अंदर का सेल शेप होता है, ये सेल जो होता है, जो सेल शेप होता है, उसके कारण यहाँ जो अंदर का जो सॉल्यूशन होता है उसके कारण एक प्रेशर डेवलप होता है। वो क्या प्रेशर क्या करता है, जो बाहर के जो सॉल्यूशन है विलायक के उनके अणु के विसरण को रोकता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राशन दाब कहते हैं। प्राशन दाब अंदर जो विलेय है या सॉल्यूशन उनके विलेय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है। अगर विलेय अंदर ज़्यादा है तो प्राशन दाब भी ज़्यादा होगा। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, एक बड़ा बीकर लेंगे और एक छोटा बीकर लेंगे जिसके नीचे क्या लगा रखे हमने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी। और इसमें हमने क्या बरका, एक प्रकार का सॉल्यूशन बरका जो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। और इस बीकर में हमने क्या बरका है, एक शुगर सॉल्यूशन बरका। क्या बरका है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बाहर की अपेक्षा ज़्यादा हो। यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन लगा रखा, बाहर वाला सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम है तो विलायक के अणु की संख्या यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। अंदर वाले बीकर में क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, शुगर सॉल्यूशन है, तो इसमें विलायक के अणु संख्या कम है। तो क्या होगा, जो विलायक के अणु का मूवमेंट कहाँ होगा, प्राशन की क्रिया होगी, अंदर की तरफ होगा। अगर हम इस पिस्टन की सहायता से कुछ प्रेशर डेवलप करें, प्रेशर डेवलप करेंगे तो क्या होगा, ये प्राशन की क्रिया, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो विलायक के अणु का जो मूवमेंट हो रहा है अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो डिफ्यूजन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये किसके कारण रुकता है, प्राशन दाब के कारण रुकता है। ये प्रेशर कहाँ से डेवलप कर रहे हैं, हम पिस्टन की सहायता से डेवलप कर रहे हैं। ऐसे ही कोशिका में क्या होता है, जब प्राशन होता है तो एक स्थिति आ जाती है जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। साम्यावस्था स्थापित होने पर क्या होता है, जो विलायक अणु का जो विसरण होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली को अक्रॉस करते हुए, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसको हम कहते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब किस पर निर्भर करता है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स पे, सोल्यूट्स के, अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो प्राशन दाब भी क्या होगा, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसी तरह हम एक और टर्म है जो आपने सुना हो, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है वो, ऑस्मोसिस का रिवर्स होता है। इसको समझने के लिए हम एक ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फ्रेश वाटर, इसमें हम क्या कर देंगे,
फ्रेश वाटर कर लेंगे। ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे फ्रेश वाटर इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पे क्या है, कंटामिनेटेड वाटर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेशर डेवलप करेंगे। यहाँ पे सामान्य प्राशन की क्रिया में क्या होता है, ये अगर कंटामिनेंट है तो इसमें क्या सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हैं, तो क्या होगा, जो विलायक, यहाँ क्या फ्रेश वाटर है तो विलायक के अणु का मूवमेंट किधर होगा, अंदर होना चाहिए प्राशन की क्रिया के दौरान। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक हम प्रेशर डेवलप करते हैं, मैकेनिकल प्रेशर डेवलप करते हैं किसकी तरफ, जो हायर कॉन्सेंट्रेट है कंटामिनेंट वाटर की तरफ, जिसके कारण क्या होता है, जो विलायक के अणु होते हैं, जो शुद्ध जल के अणु होते हैं, वो क्या किधर मूवमेंट करते हैं, रिवर्सली मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाता है, फ्रेश वाटर इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम बात करेंगे कि कोई भी एक प्लांट सेल के बारे में बात करें। प्लांट सेल क्या होती है, अपने आप में एक ऑस्मोटिक सिस्टम होती है। क्या होती है, अब प्लांट ऑस्मोटिक सिस्टम की तरह कैसे काम करेगी, जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें। ये कोई प्लांट सेल है, सबसे बाहर क्या होती है, इसके सेल वॉल होती है, और इसके अंदर की तरफ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बीच में एक बड़ी वैक्यूल होती है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो सेल वॉल क्या करती है, एक परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स आसानी से उसको पार कर सकती है। तो ये क्या हो गए, सेल वॉल हो गई। जो सेल मेम्ब्रेन वो सेमी परमेबल होती है, उसमें क्या होता है, ओनली सोलवेंट होते हैं, उनके अणु क्या हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के अणु आर पार जा सकते हैं। बीच में वैक्यूल्स होते हैं, उसके भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। ये याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा होता है कि टोनोप्लास्ट क्या होती है, तो आप क्या होगा, जो वैक्यूल पे मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल में क्या भरा होता है, सेल से भरा होता है। अब ये हो गई सेल। अब इस पर अलग अलग प्रेशर्स काम करते हैं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे काम करता है, इस पर टर्गिट प्रेशर कैसे काम करता है, इस पर वॉल प्रेशर कैसे काम करता है, इस पर डीपीडी कैसे काम करता है, तो उसके बारे में हम अभी देखते हैं। ये कोई सेल है, ठीक है, इस सेल को हम क्या करेंगे, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, किस में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखें तो क्या होगी, परासरण की क्रिया होगी। परासरण की क्रिया होगी तो सबसे पहले वाटर क्या होगा, विलायक के अणु अंदर जाएंगे तो जैसे जैसे वाटर के अणु अंदर जाएंगे
तो एक अंदर की तरफ से एक बल लगेगा, बाहर की तरफ किस पर लगेगा, वॉल के ऊपर, उसको हम कहते हैं टर्गिड प्रेशर टीपी। अब वॉल भी क्या करेगी, सेल वॉल भी क्या करेगी, इसके विपरीत एक और बल लगाएगी, उसको कहते हैं वॉल प्रेशर। और जब साम्यावस्था में आ जाएगी तो साम्यावस्था में क्या डेवलप होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 3 तरह के जो प्रेशर है वो किसी भी सेल पर कार्य करते हैं। अगर हम सेल साम्यावस्था में, किसमें, साम्यावस्था में क्या हो जाता है, जो टर्गिड प्रेशर होता है, क्योंकि वाटर का मूवमेंट, विलक के अणु का मूवमेंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जो ओपी और जो ऑस्मोटिक प्रेशर और जो टर्गिड प्रेशर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गिड प्रेशर क्या बराबर हो जाता है। अगर इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो ओपी माइनस टीपी बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। किस स्टेज में, जब फुली टर्गिड स्टेज में हो, जब फुली टर्गिड साम्यावस्था में सेल हो, फुली टर्गिड स्टेज में हो, तो ओपी माइनस टीपी बराबर कितना होगा, 0 होगा। लेकिन जब हम इसके अंदर क्या मिला लेंगे, इसके अंदर क्या मिलाएंगे, और सोल्यूट मिला लेंगे। सोल्यूट मिलाने से क्या होगा, उनमें डिफ्यूज़न प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उनके जो सांद्रता में जो अंतर आ जाएगा, उसके कारण क्या हो जाता है, एक डिफ्यूज़न प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो उस डिफ्यूज़न प्रेशर को हम कहते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट। उस कमी को क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिशिएंट। तो डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिशिएंट किसके बराबर होता है, ओपी माइनस टीपी बराबर क्या होता है, डी पी डी। अब हम इसके अलग अलग परिस्थितियों में इसको देखते हैं। माना कि कोई सेल है, माना कि कोई, ये आप नोट कर लेना, माना कि कोई सेल है फ्लैसिड स्टेज में। किस स्टेज में, फ्लैसिड स्टेज में। फ्लैसिड स्टेज में मैंने आपको क्या बताया था, फ्लैसिड स्टेज है तो क्या होगा, टर्गिड प्रेशर नहीं होगा, तो टीपी क्या होगा, 0 होगा। और ओपी हम कोई कितना भी ओपी माना कि इसका 3 है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो 3 माइनस 0 बराबर 3। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस सेल को डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट है, तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। जब इसको हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, किस में रखते हैं, ये फ्लैसिड स्टेज है, व्हेन प्लेस्ड हाइपो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, परासरण की क्रिया होगी। परासरण की क्रिया के दौरान क्या होगा, परासरण की क्रिया होने लग जाएगी। तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, माना कि ये ओपी इसका 15 और टीपी भी इसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो अगर हम इसको मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो डीपीडी इज ओपी माइनस टीपी, तो 15 माइनस 10 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। अब धीरे धीरे ये ऑस्मोसिस हो रहा है, तो इसका और टीपी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ओपी 15 था, यहाँ टीपी माना कि 12 हो गया, तो डीपीडी इज इक्वल टू क्या होगा, ओपी माइनस टीपी बराबर 15 माइनस 12 3। तो
तो अब हम ये देखते हैं कि इसका डीपीटी कितना 3 है और इसका कितना 5 है। तो जो वाटर का मूवमेंट होता है, अगर माना कि दोनों सेल पास पास है, अगर ये दोनों अलग अलग सेल माने और दोनों को पास पास माने और सेम अगर प्रेशर को हम एज्यूम करें, तो क्या होगा, इसका डीपीटी कितना है 5 है और उसका कितना है 3 है। तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, सी से ये इस सेल से इस सेल की तरफ होगा। अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेज में मानेंगे, टर्गिड स्टेज में माने, टर्गिड स्टेज में क्या होगा, ओपी में बराबर कितना हो जाता है, ओपी भी 15 और टीपी भी 15, तो डीपीटी कितना आएगा 0 टर्गिड स्टेज में। अब हम ये देखते हैं कि जब फ्लैसिड स्टेज होती तो डीपीटी सबसे ज़्यादा होता है, टर्गिड स्टेज में डीपीटी कितना होता है 0 होता है। ये सेल है, सेल को हमने क्या किया फ्लैसिड सेल में रखा। फ्लैसिड स्टेज में क्या होता है डीपीटी ज़्यादा होता है, फिर हमने इसको क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो प्राशन की क्रिया प्रारंभ हो गई। प्राशन की क्रिया में से धीरे धीरे क्या होगा, इसका टीपी डेवलप होने लग गया। उसके बाद अगर हम इसको धीरे धीरे आगे चला, प्राशन होता रहा, तो इसका टीपी का मान भी बढ़ गया, तो डीपीटी धीरे धीरे घट गया। एक स्टेज ऐसी जब सेल पूरी तरह से टर्गिड हो गई, स्फीति अवस्था में आ गई, तो वहाँ पे ओपी और टीपी कितना हो गया, बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गई, तो डीपीटी कितना हो गया 0 हो गया। अगर हम वापस इसको किसी सॉल्यूशन में रख अलग इसके पास में, या इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो डीपीटी होगा वो ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, वाटर विलय के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ विस्तृत होंगे। प्रासरण क्रिया होगी तो क्या होंगे, वो विस्तृत होंगे। अब प्रासरण का क्या महत्व, प्रासरण का महत्व वाटर ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है। ड्रॉट रेजिस्टेंट में जब सूखा पड़ता है तो पादप क्या करता है, अपनी सेल्स में क्या करता है, वो कुछ शुगर सॉल्यूशन शुगर्स को इकट्ठा करता है, जिसके कारण उसका ओपी बढ़ जाता है। ओपी बढ़ने के कारण उसका जो बाहर से जो जल होता है मिट्टी के अंदर, जो सोइल में, वो क्या होता है, अंदर की तरफ आ जाता है। टेम्परेचर और स्टोमेटल मूवमेंट के लिए भी प्राशन का बहुत महत्व है। अब नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में।